ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 और है फॉरेस्ट एक्ट 1927। ये 4 एक्ट आपको पढ़ने हैं। मैम मैंने चेक कर फिर लिया, आपका सिलेबस सेम है। सेम है मतलब सीआरपीसी की जगह इन्होंने बीएनएस या बीएनएसएस नहीं किया है? नहीं, सेम है, कोई बिल्कुल बात सेम। नहीं, लेकिन अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। पर हम जो प्रोविजन पढ़ेंगे ना वो बीएनएस और बीएनएसएस के ही पढ़ेंगे, क्योंकि सीआरपीसी के प्रोविजन पढ़ने का अब कोई मतलब नहीं बनता, सीआरपीसी अब खत्म हो चुका है, ठीक है ना। तो हम नए वाले एक्ट के ही पढ़ेंगे। अगर इन केस पेपर में क्वेश्चन आपका ऐसे आ जाता है कि व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल पोल्यूशन अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो फिर आप वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन करके लिखेंगे कि एनवायरमेंटल प्रोविजंस रिगार्डिंग एनवायरमेंटल लॉ या एनवायरमेंटल पोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये स्पेसिफिकली नाम मेंशन कर देंगे तो भी आपका ये ठीक होगा, ठीक है। क्योंकि पुराने वाले को पढ़ने का तो कोई, आई थिंक मेरे हिसाब से तो कोई मतलब बनता नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि पुराने वाला नहीं आएगा, आपका यही आएगा जो नए एक्ट है, ठीक है। फिर हमें इसमें पढ़ने हैं पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसके अलावा नेशनल ग्रीन लॉ ट्रिब्यूनल जिसको हम एनजीटी कहते हैं, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ एनजीटी। इतना आपका सिलेबस है। तो थोड़ा सा मेंटली आपको प्रिपेयर होना होगा कि सिलेबस लेंदी है लेकिन बहुत आसान है, टफ सिलेबस सिस्टम नहीं है, आराम से आप लोग कर लोगे। क्योंकि जो पहले वाली यूनिट है मीनिंग एंड डेफिनेशन वाली, एनवायरमेंट बेसिक लेवल पर हर किसी ने पढ़ा है कि एनवायरमेंट क्या होता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है, कितने तरीके के पोल्यूशन होते हैं, ये छोटा सा बच्चा भी आंसर कर देगा। सोर्सेज क्या होते हैं पोल्यूशन के, है ना, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, हर एक बच्चा इसको क्लियर कर लेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देती हूँ। चलो शुरू करते हैं हम एनवायरमेंट से कि एनवायरमेंट, जी एनवायरमेंट देखो, एनवायरमेंट जो है ना, एनवायरमेंट को डिफाइन नहीं किया जा सकता। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन दिस वर्ड। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि जो भी हमारे सराउंडिंग में है ना, एवरीथिंग, वो सब एनवायरमेंट का हिस्सा है। यानी कि हर एक वो चीज जो हमारे सराउंडिंग में है, हमारे आसपास है, उसको हम एनवायरमेंट बोलते हैं। अब यहाँ अच्छा या बुरा से मतलब नहीं, केवल एनवायरमेंट की मैं बात कर रही हूँ। और एनवायरमेंट जो है, अनिल जी ये बंद कर लेंगे माइक प्लीज। ठीक है, एनवायरमेंट जो है एक लैटिन शब्द है एनवायरोन, उससे बना है। एनवायरन का मतलब होता है सराउंडिंग, ठीक है। यानी कि एनवायरमेंट मींस विच इज सराउंडेड टू अस, एवरीथिंग विच इज सराउंडेड टू अस, मतलब हर एक वो चीज जो कि हमारे आसपास है। अब नई चीज क्या है कि इसके साथ एक शब्द जुड़ करके आ गया है पॉल्यूशन, ठीक है। तो पोल्यूशन हम किसको कहते हैं? पोल्यूशन जो है, पोल्यूशन वर्ड डिराइव हुआ है पोल्यूट से। पोल्यूट का मतलब होता है कोई भी चीज जो कि डर्टी है, गंदी है, या कोई भी चीज अनक्लीन है। इसका मतलब क्या होगा कि पोल्यूशन जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी सब्सटेंस, जो भी व्यक्ति का कोई भी सब्सटेंस होता है या कोई भी एनर्जी होती है या कोई भी चीज जो कि रिलीज हो रही है, चाहे वाटर में हो रही है, सोइल में हो रहा है, या एनीथिंग, और जो ह्यूमन हेल्थ के लिए या अदर जो भी स्पीशीज हैं उनके लिए क्या बोलते हैं कि हैजार्डस है, उसको हम पॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि सीधे से शब्दों में कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस अगर एनवायरमेंट में इस कॉन्सेंट्रेशन के साथ प्रेजेंट है कि वो, अनिल जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ, कोई भी सब्सटेंस या कोई भी ऐसी चीज एनवायरमेंट में प्रेजेंट है इस कॉन्सेंट्रेशन के साथ कि वो ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है, या फिर वो किसी भी लिविंग बीइंग को अफेक्ट कर सकते हैं, एडवर्सली अफेक्ट कर सकती है, तो उसको हम पॉल्यूटेंट बोलेंगे, और इस सारी चीज को हम बोलेंगे पॉल्यूशन। तो
जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो कोई नई नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि अभी पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पहले से ही प्रेजेंट थी। प्रेजेंट कब से हो जाती है? जब से होमोसेपियंस जो है, यानी कि हम लोग जो हैं धरती पे आते हैं, तभी से पॉल्यूशन हम स्टार्ट कर देते हैं। चाहे वो किसी भी फॉर्म में किया गया हो, चाहे जंगलों को काटा गया हो, आग लगाई गई हो, एनीथिंग लाइक दैट, वो पॉल्यूशन का ही हिस्सा मानी जाती है। और स्पेसिफिकली अभी के प्रेजेंट सिनेरियो में तो पॉल्यूशन सबको ही पता है, बताने की जरूरत नहीं है कि लिमिट क्रॉस कर रहा है ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, या पोवर्टी कह दो, या एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो इसकी वजह से हमारा जो एनवायरमेंट है वो डे बाय डे पोल्यूट होता जा रहा है। अच्छा, पहले जो था इंडियन सिनेरियो की अगर हम बात करें, तो पहले हमारा जो इंडियन फिलॉसफी है या एंशियंट इंडिया है, वहां पे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी। ठीक है, उनको पहले से ही पता था कि इंसान है तो उल्टे सीधे काम तो करेगा ही, क्योंकि इंसान का जो दिमाग है वो सीधा तो चलता ही नहीं है। तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं पॉल्यूशन जरूर क्रिएट किया जाएगा ह्यूमन बींग्स के द्वारा। तो एंशियंट इंडिया में या इंडियन फिलॉसफी में आप कोई भी अगर धर्म उठा करके देखते हो, चलो हिंदू धर्म की बात तो हम बाद में करेंगे, अगर अदर धर्मों की भी हम बात करते हैं, बुद्धिज्म की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पे कॉन्सेप्ट दिया गया है अहिंसा का, नॉन वायलेंस का। तो बुद्धिज्म का जो ये प्रिंसिपल है, ये बेसिकली नेचुरल एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही है। अहिंसा से यहाँ पे जो मतलब है वो ये तो है ही कि भाई हिंसा नहीं करनी है, लेकिन किसी भी जीव के प्रति हिंसा नहीं करनी है। किसी भी जीव के प्रति हिंसा नहीं करोगे तो सीधी सी बात है, आप किसी जानवर को नहीं मारोगे। जानवर को नहीं मारोगे तो जो बायोलॉजिकल या जो बायोडाइवर्सिटी है वो मेंटेन रहेगी। सेम ऐसे ही बुद्धिज्म, जैनिज्म है, जैनिज्म में भी जो अहिंसा है उसको प्रमोट किया गया है। इवन दो यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसके ओवर एक्सप्लॉयटेशन को भी रोका गया है कि भाई आप जो है कम से कम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करें, ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। आपने देखा भी होगा जो जैनी होते हैं ना, वो शाम को सूरज ढलने के बाद खाना नहीं खाते हैं। पता है आपको? ये बात सबको पता होगी आई थिंक। तो यस मैम। है ना। अब उसके पीछे का रीजन क्या होता है, वो ये रीजन देते हैं कि भाई सूरज ढलने के बाद में, क्योंकि आसपास में कीट पतंगे थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, तो क्योंकि सांस के साथ भी हम कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अंदर लेते हैं, और सूरज ढलने के बाद जब हम खाना खाते हैं तो उसके साथ वो भी हमारे मुंह के अंदर जाएंगे, यानी कि हिंसा हो जाएगी हमसे। तो इसलिए उनके यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि वो आफ्टर सनसेट वो खाना नहीं खाते हैं। तो एक तरीके से वहां पे भी एक नेचर को प्रिजर्व करने के लिए करने की कोशिश की गई है उनके प्रिंसिपल्स के थ्रू भी। कुरान है ना, मुस्लिम जो होते हैं, तो मुस्लिम रिलीजियन में भी कुरान ये डिक्लेयर करता है कि एवरीथिंग इज क्रिएटेड फ्रॉम वाटर, मतलब पानी को इतनी महत्ता दी गई है। कुरान में ये कहा गया है कि हर एक चीज जो है ना वो पानी से बनी है, वाटर से बनी है, यानी कि सबसे ज्यादा जो सिग्निफिकेंट वहां पे माना गया है वो प्योरिटी ऑफ वाटर को माना गया है। और कुरान ये कहती है कि उस पानी का जो ऑनर है वो अल्लाह है, और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो मानवता है, वो उसकी गार्डियन या ट्रस्टी है। ठीक है, और बाकी के जो अदर लिविंग क्रिएचर्स हैं उनको बेनिफिशियरी माना गया है। तो इस्लाम में ये कहा गया है कि ह्यूमन बीइंग और नेचर, इन दोनों के बीच में क्लोज हार्मनी होनी चाहिए, यानी कि प्योर वाटर के थ्रू इन्होंने इसको कनेक्ट किया है। क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन में भी कहा गया है बैप्टाइज्ड इन वाटर, मतलब पानी को प्योरिटी का एक साइन माना गया। देखा होगा ना मूवी में ऐसे ऐसे छिड़कते हैं पानी, होली वाटर,
तो वो उसको इतना सिग्निफिकेंट मानते हैं, वो पानी को एकदम सेक्रेड क्वालिटी का मानते हैं। इवन दो जो पोप पॉल सिक्स थे, उन्होंने सबसे पहले यूएन में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी स्टॉकहोम में 1972 में, जिसका नाम था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट। ठीक है, स्टॉकहोम में हुई थी, वहां पे ये सबसे बड़ा मुद्दा एनवायरमेंट का उठाया था पॉल सिक्स ने। इनके अलावा सिख रिलीजियन है, उसके अंदर भी जो चीजें हैं, मतलब जो एनवायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है कि भाई जो ह्यूमन बीइंग है वो 5 बेसिक एलिमेंट से बना है, अर्थ, वाटर, फायर, स्काई। ठीक है, अग्नि, जल, वायु और क्या बोलते हैं आकाश और धरती, इन सब से मिलकर के ह्यूमन बीइंग का जो है वो ओरिजिन हुआ है। तो इस तरीके से एक क्लोज रिलेशनशिप बन जाता है बिटवीन द नेचर एंड मैनकाइंड, ऐसा कहा गया। अब हम आते हैं अपने इंडियन फिलॉसफी पे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताइए पहले आप। हेलो, मैडम हो रहा है। अच्छा जी, चलिए, हो रहा है, वेरी गुड। अब हम आते हैं अपनी फिलॉसफी पे, हिंदू फिलॉसफी पे। हिंदू फिलॉसफी क्या कहती है? हिंदू फिलॉसफी में धर्म को सबसे ज्यादा आगे माना गया है ना। एंशियंट इंडिया में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही रिजिडली रिचुअल्स को फॉलो किया जाता था। अब आप मुझे बताओगे कौन कौन से रिचुअल्स को फॉलो किया जाता था? सबको पता है, सब करते हैं, बता सकते हैं आप? ये किस रिलेटेड में पूछ रहे हो? हिंदू रिलीजन से रिलेटेड मिश्रा जी। त्योहार बनाना, ये सब, और हवन करना, ये रिचुअल्स में आते हैं। और बाकी अपने जो अब भी चल रहे हैं, शिवरात्रि है, दिवाली जी। है, होली है, एक ध्यान रखें। जी ठीक है, और कोई? हम एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे। क्वेश्चन मेरा ये है कि हिंदू रिलीजियन में इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से प्रोविजंस दिए गए हैं? किन किन चीजों के थ्रू इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाता था? ये मैम मेन तो हवन वगैरह है। उसके अच्छा। अलावा कई जगह ये तुलसी के पौधे को पानी देना, लाइक दिस इस टाइप की जो चीजें हैं। ठीक है, बिल्कुल। और बताइए, और कोई? वर्शिप ऑफ नेचर, लगाओ। वर्शिप ऑफ नेचर। हाँ जी, ठीक है, और कोई? जीवों का बिल्कुल संरक्षण सही करते हैं हम लोग। हाँ जी, जीवों का संरक्षण करते हैं, बिल्कुल ठीक है। और नदियों कुछ का याद आ रहा हो किसी? नदियों का हाँ जी, संरक्षण और उनका हाँ जी, सभी हाँ कुल जी। देवता होना हिंदू रिलीजन में तो। हाँ जी, मान्यता है हर कण में ईश्वर हाँ बिल्कुल। विद्यमान है, ऐसी मान्यता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, हर कण में ईश्वर विद्यमान है, ऐसी मान्यता है। और कोई बता सकता है कुछ? एड ऑन करिए, इसमें सबकी सारी बातें बिल्कुल ठीक है, यही आपको पढ़ना है फिलॉसफी में। चलिए, मतलब और कोई आंसर करिए। मेरे हिसाब से तो आई थिंक आप सब लग रहा है कि हिंदू ही होंगे नाम के हिसाब से, तो वैसे तो कोई किसी भी रिलीजन को बिलोंग कर सकता है। चलिए, मैं आपको सीक्वेंस में बता देती हूँ। आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। देखो, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को बहुत ही रिजिडली कंट्रोल किया जाता था। कैसे किया जाता था? एक तो जनरल वे में ऐसे ही, जैसे आपने बताया कि हमारे यहाँ क्या प्रथा थी, सूर्योदय से पहले हम सूर्य को जल देते थे। ठीक है, उसके पीछे का रीजन होता था कि जब हम सूर्य को जल अर्पण करते हैं तो जो पहली किरण सूरज की पड़ती है,
जब वो रेड हो रहा होता है और वहां से पानी के थ्रू जब वो पार होती है, क्योंकि तांबे का लोटा होता था तो उससे क्या होता था, हमारे शरीर को एक प्योर एनर्जी मिलती थी ताकि विटामिन डी की कमी ना हो या इन सारी चीजों की। तो वो ह्यूमन बीइंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हो गया। इसके साथ ही पहले जल अर्पण किया जाता था, बहुत पुराने समय में नदियों के बीच में खड़े होकर के जल अर्पण किया जाता था, यानी पानी में खड़े होकर के ही हम करते थे। तो जल का और जो प्रकाश है उसका एक कॉम्बिनेशन बन जाता था। अदर देन दिस तुलसी को हम जल देते थे, है ना, तुलसी को प्रोटेक्ट करते थे। तो तुलसी को प्रोटेक्ट करने के पीछे का रीजन क्या था कि तुलसी जो है, तुलसी से हमें ऑक्सीजन मिलती है सबसे ज्यादा इंटरनल, उसको हम कह सकते हैं कि एक तरीके से घर के अंदर तुलसी का पौधा जो है वो ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करता है। इसके अलावा पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है शनिवार को, आपने देखा होगा लाइन लगी रहती है शनि मंदिर में शनिवार को। तो वो पीपल के पेड़ की पूजा भी इसलिए की जाती है क्योंकि पीपल जो होता है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करता है ना, तो इसलिए पीपल के पेड़ की पूजा की जाती थी। इसके अलावा और भी कई सारे पेड़ हैं जिनको काटने की मनाही होती है। पीपल को तो स्पेशली काटने के लिए मना कर दिया जाता है कि पीपल का पेड़ नहीं काटा जाता। फिर इसके अलावा आप और भी चीजें देखो, जैसे जानवरों के संरक्षण की बात है तो हम सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं किसको, हिंदू धर्म में गाय को, काऊ को। क्यों प्रोटेक्ट किया जाता है? क्योंकि गाय का जो दूध होता है उसमें सबसे ज्यादा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पाए जाते हैं, तो इस ऐसे भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हुआ। इसके अलावा किसी ने कहा था नदियों का संरक्षण, तो बिल्कुल सही बात है, नदियों को हमने माता का दर्जा दिया हुआ था और नदियों को हम लोग साफ रखते थे। आज की तरह नहीं है कि कूड़ा कचरा उठाया और उसमें डाल दिया, नहीं, ऐसा नहीं करते थे। पहले नदियां बहुत साफ होती थी, बिल्कुल क्लीन रखा जाता था, इसी वजह से ताकि पानी जो है, पानी की प्योरिटी बनी रहे, क्योंकि पहले कोई आरओ तो होता नहीं था, सीधा नदी से पानी आया पी लिया, तो उसको प्रोटेक्ट किया जाता था। तो ये जो सारी चीजें की जाती थी, इवन दो, हाँ एक और चीज होती है, कपूर सबके घरों में जलता होगा जब शाम को पूजा होती है, तो कपूर को जब हम बर्न करते हैं उससे जो फ्यूम्स निकलती है, ऐसा कहा जाता है कि जितने जितने क्षेत्र में कपूर जलता है ना, वहां सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होती है, यानी कि एक तरीके से वो एनवायरमेंट को क्लीन करने का काम करता है कपूर। तो वो हमारी पूजा में जरूरी होता था। यज्ञ किए जाते थे, यज्ञ भी इसलिए किए जाते थे ताकि आसपास का जो एनवायरमेंट है वो शुद्ध हो। इवन दो 1 महीने में एक बार यज्ञ करना कंपलसरी होता था। तो इसके अलावा जो जितने भी संत हुए हैं या जो भी साधु हुए हैं, उन सभी ने फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करने की बात कही है, क्योंकि ये जो लोग तपस्या करते थे, आपने देखा होगा पेड़ के नीचे बैठ के करते थे, जंगलों में जाकर के करते थे। तो जंगलों में जाकर के ही ध्यान क्यों लगाया जाता था? क्योंकि अगर आप अभी भी देखेंगे तो जितना आप प्रकृति के नजदीक रहेंगे, है ना, अगर मेडिटेशन करने वाली ही बात है, यदि आप प्रकृति के नजदीक रह करके मेडिटेशन करते हैं किसी नदी किनारे या किसी पेड़ के नीचे, तो ध्यान लगाना ज्यादा आसान होता है कंपैरेटिवली कमरे के अंदर बैठ के करने के। तो वो चीजें करते थे, तो इस तरीके से वो जंगलों को प्रोटेक्ट करने का भी काम करते थे। इसके अलावा जो वेद हैं, उपनिषद हैं या स्मृतिज हैं, उसमें किसी ना किसी फॉर्म में प्लांट्स को भी प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है, ट्रीज को भी, अर्थ को, स्काई, एयर, वाटर, इवन दो एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ हैज टू बी प्रोटेक्टेड। और उस समय पे ये हर एक व्यक्ति की सेक्रेट ड्यूटी होती थी कि वो इन चीजों को प्रोटेक्ट करें। उस समय पे इनकी पूजा की जाती थी, कुछ तो खैर अभी भी की जाती है, लेकिन इतना नहीं है जितना उस टाइम पे की जाती थी। इसलिए आपने देखा होगा कि मोस्टली जितने भी रिचुअल्स होते हैं वो सब हमारे इवन दो आफ्टर द डेथ भी नदी किनारे ही होते हैं, इंडिया में स्पेसिफिकली। अब ऋग्वेद है, वैदिक पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो वैदिक पीरियड में जो हमारा सबसे पुराना वेद है, कौन सा है हमारा एंशियंट वेद, सबसे पुराना वेद? ये ऋग्वेद है शायद। हाँ जी, शायद नहीं है, मतलब कंफर्मली ऋग्वेद है, शायद मत बोलो।
लॉ के स्टूडेंट हो, है ना, तो सारी चीजें पता होनी चाहिए। ऋग्वेद हमारा सबसे पहला वेद है, सबसे एंशियंट वेद है। इस वेद के अंदर ही इन पांचों एलिमेंट्स की बात की गई है। ठीक है, पांचों एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? वायु, अग्नि, जल, पवन और क्या बोलते हैं, आकाश। ठीक है, इन 5 तत्व की बात की गई है ऋग्वेद के अंदर। ऋग्वेद ये कहता है कि ये 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, किसी भी ह्यूमन लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है इन 5 एलिमेंट्स के थ्रू। और कहते भी है ना कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी भी पर्सन की, तो वो इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमारा आया है, ये हमारा आया है कौन से वेद से आया है? ऋग्वेद से आया है। और ऋग्वेद में ही ये कहा गया है कि भाई कोई भी पर्सन जो है वो ना तो किसी एनिमल को मारेगा और ना ही किसी वेजिटेशन को नष्ट करेगा। तो जैसे व्यक्ति को प्रोटेक्ट करने की बात इसमें है, सेम एज ऐसे ही जानवरों को और प्लांट्स को भी प्रोटेक्ट करने के बारे में ऋग्वेद में कहा गया है। फिर हमारा दूसरा वेद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है ऋग्वेद के बाद का वेद है। और अच्छा चलिए ठीक है, यजुर्वेद में ना एक बहुत ही फेमस कहूं या आप सब जानते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, अगर आप लोगों को याद आता हो तो। यजुर्वेद में देखो, यजुर्वेद जो है जैसे ऋग्वेद है, ठीक है, ऋग्वेद में हमारे मंत्र दिए हुए हैं, श्लोक दिए गए हैं, 10,500 ऋचाएं हमारी मेंशन की गई है ऋग्वेद में। यजुर्वेद में जो है पूजा पाठ का सारी चीजें विधि दी गई है कि हमें पूजा पाठ किस तरीके से करनी है यजुर्वेद के अकॉर्डिंगली। तो यजुर्वेद में पूजा पाठ से संबंधित ही कुछ मंत्र हैं या कोई श्लोक है, तो आप मुझे बता सकते हो? और सबको पता है, याद आ रहा वो है? सर्वग्रह सर्व हाँ शांति हाँ हाँ, बिल्कुल वाला बिल्कुल है। बिल्कुल, शांति पाठ। सुतो हाँ शांति पाठ सुतो बुद्धस्य। जी जी जी, ओम देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति। अच्छा, मैं इसको बोलूंगी, ठीक है, आप इसको ना थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी तक आपने जो सुना होगा वो एक अलग पर्सपेक्टिव में सुना होगा, और अब जो मैं आपको ये शांति पाठ पढ़ के बताऊंगी वो थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव में बताऊंगी। ठीक है, सुनेंगे? तो देखो, ये है ओम द्यो शांति। द्यो का मतलब अंतरिक्षम शांति, मतलब के भाई अंतरिक्ष जो है वो भी शांत रहे, यानी आकाश शांत रहे। पृथ्वी शांति, यानी कि पृथ्वी हमारा जो धरती तत्व है वो भी शांत रहे। रोषधय शांति, वनस्पतः शांति, मतलब जितनी भी हमारे आसपास वनस्पति हैं वो सब शांति रहे। विश्व देवा शांति, विश्व के सब देवता शांत रहे। शांति ब्रह्मा शांति, सर्वः शांति, शांति रेव शांति, सामा शांति रेधि ओम, शांति 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 ओम। तो ये वाला जो श्लोक है ये मोस्टली हवन में सबने सुना है ना? हवन करते समय हम ये श्लोक बोलते हैं। तो इस श्लोक का जो मेन मकसद है वो यही है कि जितनी भी आसपास हमारे एनवायरमेंट में दिशाएं हैं, पृथ्वी है, या जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं, वो सबके सब बिल्कुल शुद्ध रहें, शांत रहें। इस श्लोक को बोलने का पर्पस ये है। ऐसा नहीं है कि भाई यज्ञ जो है केवल आपका पूजा करने के पर्पस से ही किया जाता है, मेन मोटिव एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का भी होता है। समझ में आया? यस मैम, है ना? और अग्नि जो जलाई जाती है वो भी इसीलिए जलाई जाती है, इसलिए इसका नाम है यजुर्वेद, यानी यज्ञ से बना है यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ की विधि और पूजा पाठ की सारी विधि दी गई है। उसके बाद आता है सामवेद। सामवेद जो है, सामवेद में ये कहा गया है कि जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनको, जो हमारी जो अग्नि प्रज्वलित होती है उनके थ्रू दूर रखा जाना चाहिए। मतलब यहाँ भी मेनली एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है।
फिर आता है श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है, जिसमें अच्छा श्रीमद् भगवत गीता का जो श्लोक नंबर 14 है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि हमारा जो ब्लड है, ठीक है, हमारा ब्लड कैसे बनता है, जो भी हम सीरियल कंज्यूम करते हैं, खाना जो हम कंज्यूम करते हैं, उसी से हमारा ब्लड बनता है ना, हमारे अंदर शक्ति आती है। तो यहाँ भगवत गीता में ये कहा गया है कि आप जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, आप जैसा खाना खाएंगे वैसा ही आपका मन होगा, और जैसा आपका मन होगा वैसा ही आपका तन होगा। इसको अगर हम आज के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो भी आप खा रहे हैं उस खाने से आपको न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए। न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो फिर आपकी बॉडी ठीक रहेगी, आपकी बॉडी भी ठीक रहेगी और आपके विचार भी ठीक रहेंगे। क्योंकि अभी भी हम इस चीज पे एक सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है कि लोग जो है ना बहुत ज्यादा जंक कंज्यूम करते हैं। जंक में क्या होता है कि कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होता, क्योंकि वो डेड फूड होता है ना। तो ये भगवत गीता में भी कहा गया है कि भाई आप जो है अच्छा खाना खाइए। अब अच्छा खाना तब खाओगे जब एनवायरमेंट अच्छा होगा, है ना, और खाने के अंदर पेस्टिसाइड्स कम यूज होंगे, तभी तो खाना हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देगा, अदरवाइज तो डिस्ट्रॉय करेगा। फिर आता है मनुस्मृति। मनुस्मृति में भी मेनली यज्ञ को प्रेफरेंस दी गई है। अथर्ववेद के अंदर क्वालिटी ऑफ वाटर एंड प्योरिटी ऑफ वाटर, इस पे ज्यादा फोकस किया गया है। अथर्ववेद में कहा गया है कि जो प्योर वाटर होता है ना, वो हमारे शरीर के पानी तत्व को मेंटेन करता है, जल तत्व को, और डिजीज से हमें प्रोटेक्शन देता है, ऐसा अथर्ववेद में कहा गया है। पद्म पुराण में भी कहा गया है। मनुस्मृति भी ये कहती है कि भाई जो एनिमल्स हैं उनके प्रति क्रुएलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और मनुस्मृति में ही ये लिखा है कि यदि आप गाय को मारेंगे तो फिर आप 100 जन्मों तक नरक में रहेंगे, ऐसा मनुस्मृति कहते हैं। तो वो सिर्फ डराने के लिए होता है, बाकी तो पता नहीं नरक होता है या नहीं होता है, व्हाटएवर, पर मुझे ऐसा लगता है डराने के लिए, ताकि आप जानवरों को ना मारो। फिर पद्म पुराण हो गया, कर्म पुराण हो गया, इसमें ये कहा गया है कि पीपल के पेड़ को नहीं काटना चाहिए, नीम को भी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि नीम जो होता है, नीम के अंदर बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स नीम हमें देता है। बेर का पेड़ हो गया, बेल का पेड़ हो गया, तो इन सारे जो इस तरीके के जो ट्रीज होते हैं उनको हमें नहीं कट करना चाहिए, ऐसा पद्म पुराण और कर्म पुराण में कहा गया है। यानी कि अगर हम एक पूरा वो देखें तो हिंदुइज्म में एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें की गई हैं। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अब हम क्योंकि ह्यूमन बीइंग है ना, ह्यूमन बीइंग है तो हम लोग गलती तो करते ही है, हमारा जो दिमाग है वो इधर उधर तो चलता ही है। तो हमने क्या किया हिंदू रिलीजियन में, मैं स्पेसिफिकली बार बार हिंदू रिलीजियन नाम दे रही हूँ, तो मतलब हिंदू के कॉन्सेप्ट में ही मैं बात कर रही हूँ। जितने भी डिफरेंट एनिमल्स थे या बर्ड्स थे, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए ना किसी भगवान से जोड़ दिया। आपने कभी सोचा है लक्ष्मी जी हमेशा कमल के फूल पे क्यों खड़ी होती हैं, है ना? गणेश जी के साथ चूहा अटैच होता है, मतलब चूहे को गणेश जी का हमने वाहन बना दिया, लक्ष्मी जी को कमल के फूल पे खड़ा कर दिया, यानी कि फ्लावर्स को भी हमने प्रोटेक्ट किया और जानवर को भी। गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन बता दिया, है ना? जो वैष्णव कल्ट है वो मानता है ना कि जो गरुड़ जी हैं वो भगवान विष्णु के वाहन है, यानी गरुड़ को भी नहीं मारना चाहिए। शेर को माता शेरावाली से हमने कनेक्ट कर दिया, शक्ति से हमने शेर को कनेक्ट कर दिया, है ना? और शक्ति की हम पूजा करते हैं, इसलिए शेर को भी नहीं मारना चाहिए। इसके अलावा कार्तिकेय जी के साथ हमने जानवर को कनेक्ट किया। तो इस तरीके से करके हमने ना हमारे जो देवी देवता हैं, कहते हैं ना 33 करोड़ 33 प्रकार के देवी देवता हैं, और उनको किसी ना किसी जानवर के साथ या किसी ना किसी बर्ड या एनिमल, मतलब उनके साथ हमने कनेक्ट कर दिया ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। इवन दो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो गाय का है, काऊ का है, ठीक है।
काऊ में हमने कहा कि हर एक देवी देवता का जो निवास होता है वो गाय के अंदर होता है ना। क्यों कहा? क्योंकि जब हम उसको रिलीजियन के साथ जोड़ देंगे तो ये एक ह्यूमन की साइकोलॉजी है कि वो रिलीजियन के साथ अगर अटैच होगा ना तो इनबिल्ट ही हम कुछ गलत नहीं करेंगे। हालांकि अभी लोग करते हैं बट उस समय पे नहीं करते थे, तो इसलिए नेचर को हमने रिलीजियन के साथ कनेक्ट कर दिया। इसलिए सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन जो की गई है वो हिंदुइज्म के थ्रू की गई है एनवायरमेंट की। बताइए फिलॉसफी समझ में आई या नहीं, या थोड़ी और भाषा दूं? भाषण दूं? बिल्कुल समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ रही है मैम। समझ में आ गई, चलिए ठीक है। अब ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ फिलॉसफी क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही भाषण दे रही हूँ, दिस इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। पूरा पर्टिकुलर टॉपिक है फिलॉसफी ऑफ एनवायरमेंट, पहले ही पॉइंट में है। काइंड्स ऑफ एनवायरमेंट, डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंट, ये मैं आपको ना नेक्स्ट वाले लेक्चर में कराऊंगी। फिलॉसफी वाला पार्ट सबसे इजी था और मुझे ऐसा लगा कि यहीं से शुरू करना ज्यादा बेटर है ताकि अब आपका आगे इंटरेस्ट बने। अच्छा, फिर इसके अलावा अभी के टाइम पे अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो एनवायरमेंट को लेकर हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। क्यों है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना। डे बाय डे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। पहले सोचो सर्दियां होती थी, कितनी लंबी लंबी सर्दियां होती थी, है ना। हमारे यहाँ 6 ऋतुएं होती थी, अब 6 की तो बात छोड़ दो, 2 ही रह गई हैं। थोड़ी सी सर्दियां होती हैं और बाकी एक बहुत ही लॉन्ग समर होती है। तो वो क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा बढ़ रहा है। तो हमें ना यहाँ छोटी छोटी टर्म्स भी पढ़नी होगी, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया आपका, और आपका एसिड रेन हो गया, और एक दो और जो छोटी छोटी चीजें हैं वो हमें पढ़नी होंगी। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात कही है, जिसमें कि एक हमारा आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज 51 AG कहती है कि हर एक नागरिक का ये कर्तव्य है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, इन्वायरमेंट को और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए। आर्टिकल 48A यही कहता है कि स्टेट भी इंश्योर करेगा कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। इसके अलावा अगर इंटरनेशनल कंसर्न में मैं बात करती हूँ तो हमें यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस पढ़नी है वो पढ़नी है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हुई थी 1972 में, और इस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को मैग्ना कार्टा ऑफ एनवायरमेंट बोला जाता है, क्योंकि इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब हमने बात की थी तो इसी ने की थी। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? बता सकता है कोई कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? नो मैम। चलिए मैं बताती हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि डेवलपमेंट जो है इस तरीके से किया जाना चाहिए ताकि जो रिसोर्सेज हैं वो प्रेजेंट जनरेशन की जरूरत पूरा करने के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल रहें। तो डेवलपमेंट इस तरीके से किया जाना चाहिए कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो भी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर सके। इसका सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, उनको उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। उनको आप इतना एक्सप्लॉयट ना कर दो कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहता है कि आप डेवलपमेंट करिए, डेवलपमेंट के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन इस तरीके से करिए कि इन्वायरमेंट डैमेज ना हो और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट था। और इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर जितने भी प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताए कि आपका पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल है, जिसका मतलब होता है कि जिसने पॉल्यूट किया है एनवायरमेंट को, ही विल पे द डैमेजेस, वही डैमेजेस पे करेगा जो डैमेज करेगा। फिर आता पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, जिसमें पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट विल एक्ट एज अ ट्रस्टी ऑफ द एनवायरमेंट। गवर्नमेंट एनवायरमेंट के ट्रस्टी की तरह एक्ट करेगी। उसके अलावा
पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन था, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल था, और एक और था, मुझे याद नहीं आ रहा, एक सेकंड सिलेबस में देखती हूँ क्या था। एक डॉक्ट्रिन और आता है, वो भी इसी के अंदर था, एनवायरमेंट के अंदर, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर ही आता है, पॉल्यूटर पे, हाँ, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है कि आप जब भी डेवलपमेंट करेंगे ना, तो प्रिकॉशन लेंगे, मतलब कोशिश करेंगे कि इन्वायरमेंट को कम से कम हानि पहुंचे। तो ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, ये ओवर द टाइम पीरियड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ही देन है, उसी के थ्रू ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये इमर्ज हुए हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया, वो भी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद आया है ना, 1986 में आया। और सबसे पहले तो फिर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट आया था, ये भी स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के बाद आया, क्योंकि इंटरनेशनली भी तो हमें जवाबदेही करनी है ना, अकाउंटेबिलिटी बनती है हमारी, हम उस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन हो गया, और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, ये सब के सब आए हैं आफ्टर स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। केवल एक एक्ट ऐसा है जो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन से पहले का था, अंग्रेजों के जमाने का, वो था फॉरेस्ट एक्ट 1927। बाकी के सारे एक्ट इसके बाद ही आए हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने प्रोविजंस डाले बीएनएसएस के अंदर, अभी भी वो प्रोविजन है, सीआरपीसी में भी है, हालांकि आईपीसी में बहुत पहले से थे, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन से पहले आईपीसी में था, 1860 में आईपीसी बन गई थी, लेकिन थोड़े बहुत थे, वो ज्यादा नहीं थे, कि भाई जैसे जो वाटर रिजर्वेयर है उनको हमें पोल्यूट नहीं करना है ना, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड नहीं करना है, तो इस तरीके के छोटे छोटे से प्रोविजंस वहां पे मेंशन किए गए थे। बाकी जो फुल फ्लैज एक्ट बना है वो सबसे पहले एयर वाटर वाला आया था, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 आफ्टर द स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। और अभी जो है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं, क्योंकि एजेंडा 21 हुआ था, यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला कॉन्सेप्ट आया, तो उसके बाद से सारी कॉन्फ्रेंसेस होती आ रही हैं, और अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है राइट नाउ, अब हमारे 17 सस्टेनेबल गोल्स हैं जो कि हमें 2030 तक पूरे करने हैं। ठीक है, अब आज मैं यही अपनी क्लास बंद करती हूँ। नाउ आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताइए। ये मैडम इसका सिलेबस तो काफी बड़ा लग रहा है देखने में, तो बहुत हाँ, ज्यादा सिलेबस, जी बिल्कुल सिलेबस बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि आप इतने परेशान हो जाओ, क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि एक चीज आप पढ़ोगे और 4 कवर हो जाएंगी, मतलब पास हो जाएंगे ना फाइनली। अरे बहुत। ये मैं धीरे धीरे बताना, थोड़ा नोट कर लें। चलिए ठीक है, एयर एक्ट है, वाटर एक्ट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, और फॉरेस्ट एक्ट है। तो ऐसा नहीं है ये एक्ट आपको सारे के सारे करने हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन है। अब देखो, वाटर और एयर एक्ट जो है वो दोनों बिल्कुल सेम है, बस आपको करना क्या है कि जहां अगर वाटर एक्ट पूछा जाता है तो वाटर लिख देना है, और अगर एयर एक्ट पूछा जाता है तो वाटर की जगह एयर यूज कर लेना है। सेम प्रोविजन है, सेम बोर्ड बनेंगे, सेक्शन 1-2 आगे पीछे हो सकता है, बाकी अंदर का मटेरियल सब सेम है। तो आप एक याद कर लो, दूसरा अपने आप रेडी हो गया। फॉरेस्ट एक्ट में आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, केवल कुछ प्रोविजन पढ़ने हैं, 10-15 सेक्शन पढ़ने हैं, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, उसके बाद आता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन ये भी पूरा एक्ट नहीं पढ़ना है, जो मेन चीजें हमें केवल वो कवर करनी है। ठीक है, अब आपका आया कॉन्स्टिट्यूशन वाला। कॉन्स्टिट्यूशन में मेनली 2 आर्टिकल हैं, इसके अलावा भी कुछ है, लेकिन वो हम केस लॉज के थ्रू पढ़ेंगे, वो इतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। बीएनएसएस के अंदर एक ही सेक्शन आपको पढ़ना है, जो सीआरपीसी के रिगार्डिंग, सॉरी एनवायरमेंट के रिगार्डिंग है। आईपीसी के भी मुश्किल से 10-15 सेक्शन आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ने। अच्छा, जब मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ, यानी जब हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ना है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ही आपकी पूरी 4th यूनिट आ जाती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ही आपका पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल आ जाएगा, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन आ जाएगा, और आपका
कौन सा था, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। ये तीनों के तीनों प्रिंसिपल जो हैं ये आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर कवर हो जाएंगे। ठीक है, एनजीटी अलग से है, तो ये बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। और अब फर्स्ट यूनिट है, एक बात बताऊं, मैंने आपको इतनी फिलॉसफी बताई है, फर्स्ट यूनिट में से अगर क्वेश्चन आपसे आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंटल पोल्यूशन, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ एनवायरमेंट एंड व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ एनवायरमेंट, क्या आप नहीं लिख पाएंगे? बिल्कुल लिख लेंगे मैम। लिख पाओगे, इसको हर कोई कर लेगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन इसमें यहाँ ये ऐड ऑन कर सकते हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, तो चैलेंजेस तो अब हर कोई लिख देगा। सब परेशान हो रहे हैं पॉल्यूशन के कारण, भाई सांस नहीं आ रहा है, लोगों को कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पूरा एनवायरमेंट जो है वो तहस नहस हो गया है। उसके सामने चैलेंजेस क्या है, पॉपुलेशन सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे सामने, है ना। तो चैलेंजेस भी आप लोग लिख दोगे। और इसके अलावा एनवायरमेंट हमारा पोल्यूट क्यों हो रहा है, भाई एसिडिफिकेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, कंस्ट्रक्शन इतना डे बाय डे बढ़ रहा है, और इसकी वजह से डिजीज भी हमारे सामने नई नई तरीके की इमर्ज होकर आ रही है, जो पहले होती भी नहीं थी, वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के कारण हो रही है। तो ये सारी चीजें आपको चैलेंजेस में लिखनी है। तो पहली यूनिट आपकी यहीं कट आउट हो जाती है, आप आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यस मैम। चलिए ठीक है, फिर आज क्लास यहीं तक रहने देते हैं, बाकी